हेलो दोस्तों, आज हम शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडीज में से हैमलेट को डिटेल में पढ़ेंगे। अलग अलग ओरिएंटेशंस के थ्रू हम समझेंगे और जानेंगे कि इस ड्रामा को हम कैसे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें, ताकि हम जब दोबारा रिवीजन कर सकें तो ये आसानी से गो थ्रू हो सकें सारी चीज़ों को। सबसे पहला ओरिएंटेशन आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये माइंड मैप के जरिए हम कैरेक्टर्स को समझाएंगे। उसके बाद समरी को एक्ट वाइज सीन वाइज आपको हम बताएंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी एक्ट वाइज सीन वाइज इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस ड्रामा के कैरेक्टर्स को और समरी को, और अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एमसीक्यू को करेंगे। उसमें से जितने भी क्वेश्चन अप्रॉक्स 200 300 जितने भी क्वेश्चन एक्ट वाइज सीन वाइज हो सकते हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले आज इस ओरिएंटेशन के थ्रू हम माइंड मैप को समझेंगे, सारे कैरेक्टर को डीप एनालिसिस करते हुए समझेंगे। अगर ये अप्रोच आपको पसंद आता है और यदि आप ये नीड है आपको इन पीडीएफ्स का, इन नोट्स का, तो आप बेफिक्र आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है, व्हाट्सएप के अंदर है, डीजी डायरी डीजी लिटरा। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस ड्रामा को, हैमलेट को। दोस्तों, हैमलेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपको माइंड मैप के थ्रू स्क्रीन में दिख रहे होंगे। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले किंग हैमलेट और प्रिंस हैमलेट, ये दोनों कैरेक्टर सेम नाम से हैं, तो इसलिए हम किंग हैमलेट, जिसकी मृत्यु हो चुकी है ड्रामा शुरू होने से पहले ही, और इसीलिए इस किंग हैमलेट को, जो पहले राजा यही थे, और इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड हैमलेट और या घोस्ट हैमलेट, क्योंकि इनका घोस्ट बाद में अपीयर होता है। और ये बात, इसकी जो डेथ है, इस बात को पूरे डेनमार्क में ये खबर फैलाया गया है कि किंग हैमलेट की मृत्यु एक नेचुरल डेथ हुआ है। लेकिन हालांकि ये अपना घोस्ट अपीयर जब होता है, ये रिवील होता है कि किंग हैमलेट की मृत्यु नेचुरल डेथ ना होके ये क्लॉडियस ने इनको जहर देके, कान में हेबेनन नाम का जहर डाल के इसकी मृत्यु हुई है। यानी ये क्लॉडियस जो है मर्डरर है किंग हैमलेट का, जो कि ये सिर्फ बाद में कुछ चुनिंदे लोग जानते हैं, और ये बात किंग हैमलेट जो है घोस्ट के रूप में अपीयर होकर बताता है। जब इसकी मृत्यु हो चुकी है तो इसकी जो बीवी है क्वीन गर्ट्रूड, ये शादी कर लिया है क्लॉडियस से, और इस बात के लिए प्रिंस हैमलेट जो है अग्री नहीं करता है, परेशान है इस बात के लिए कि इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए था, अपनी मम्मी क्वीन गर्ट्रूड को कोस रहा है। प्रिंस हैमलेट के दोस्त में से ये होरेसियो सबसे करीबी दोस्त है, सबसे गहरा दोस्त है, और ये होरेसियो है, यही है बंदा जो बाद में घोस्ट के बारे में जांच पड़ताल करता है, जो पिछले 2 रातों से बर्नार्डो मार्सेलस जो हैं, ये दोनों पिछले 2 रातों से 2 बार भूत देख चुके हैं, और ये होरेसियो को बताते हैं। और होरेसियो जब कंफर्म हो जाता है कि ये बात सही है, तब फिर ये तीनों मिलके हैमलेट को इस बात की खबर देते हैं कि ये आपके फादर के जैसे दिखने वाले घोस्ट हम लोग देख रहे हैं, दिखाई देता है रात में। और ये बात जब हैमलेट भी प्रूफ इसको मिल जाता है, तो ये यही चार सिर्फ जानते हैं इस बात की कि हमारे इनके जो फादर हैं किंग हैमलेट की, इनकी डेथ नेचुरल ना होके मर्डर के रूप में क्लॉडियस के बारे में जान पाते हैं। और ये जो प्रिंस हैमलेट है ओफेलिया से बहुत प्यार करता है। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है, और पोलोनियस का एक बेटा भी है लर्टस। ओफेलिया और हैमलेट दोनों में गहरा प्यार है, दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जब किंग हैमलेट की मृत्यु हुई है तो लर्टस अपने यूनिवर्सिटी से इसके श्राद्ध में आया है, और जब रिटर्न जा रहा होता है तो पोलोनियस, इसका बाप, पोलोनियस कौन है, तो इस क्लॉडियस के बोल सकते हैं कि एक तरह का मुख्य सलाहकार है, कोर्टियर है। अब ये पोलोनियस जो है लर्टस के पीछे जाने के लिए रोनाल्डो को भेजता है कि स्पाई के रूप में, कि जाओ और पता लगाओ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के अलावा ये लर्टस क्या क्या करता है। यानी इसके काला करतूत जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कर रहा होता है, ये किससे मिलता है, क्या क्या कर रहा है, ये सारी चीजों को जानने के लिए रोनाल्डो को भेजता है। अब यहाँ पे जानते हैं फोर्टिन ब्रास को। फोर्टिन ब्रास जो है नॉर्वे का प्रिंस है, जो कि इसके फादर का डेथ के कारण, इसके फादर का मृत्यु कारण कौन है, तो हैमलेट, किंग हैमलेट जो है इन्होंने इसके फादर को युद्ध में हराया है और मार दिया है, और इसका कुछ साम्राज्य का टुकड़ी जो है अपने अंडर कर लिया है, और इस बात से वो युद्ध की तैयारी कर रहा है अपनी टुकड़ी वापस लेने के लिए। और इसका जो लीडिंग कैरेक्टर है, जो लीड कर रहा है इसका दल है, उसका कैप्टन नाम से ही है। और ये क्लॉडियस जो है इस बात के लिए
कि थोड़े दिनों के लिए ये युद्ध टल जाए, तो मैत्री वार्ता के लिए ये भेजा है वोल्टिमोर और कॉर्नेलियस को मैनिपुलेशन के रूप में फोर्टिनब्रास के पास। और फोर्टिनब्रास अग्री भी कर जाता है इस बात को शर्त के रूप में देके कि ठीक है, मैं डेनमार्क में युद्ध नहीं करूंगा, नॉर्वे से लेकर हम लोग पोलैंड की को युद्ध के लिए आपके डेनमार्क होते हुए जाएंगे। तो इस बात के लिए क्लॉडस भी एग्री करता है, ठीक है आप हमारे रास्ते जा सकते हैं, पोलैंड के लिए आपको जाना है तो जा सकते हैं। जब बाद में ओफेलिया की मृत्यु हो जाती है तो दो गांव के ग्रैव डिगर्स हैं, गड्ढा खोदने वाले, जो कब्र खोदने वाले, ये गांव के दो हैं, इनको क्लॉन्स बोला गया है, इनको ग्रैव डिगर्स के नाम से ही बोला गया है इस ड्रामा के अंदर। ये कॉमिक रिलीफ के लिए आए हैं। जब ये कब्र खोद रहे होते हैं तो एक कैरेक्टर है योरिक, ये इसकी खोपड़ी मिलती है, यानी ये ग्रैव डिगर जब कब्र खोद रहे होते हैं तो इनको एक खोपड़ी मिलता है, वो योरिक है जो हैमलेट के पुराना कह सकते हैं कि मित्र के रूप में ये जानता है। अब इसमें एक ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, प्ले विद इन प्ले हम जिसको कहते हैं, उस ड्रामा का नाम है मर्डर इन गंजांगो, जिसको मॉस ट्रैप बोलता है हैमलेट। उस एक्टिंग ट्रूप का नाम में ये फर्स्ट प्लेयर जो है लीडिंग प्लेयर के रूप में कैरेक्टर के रूप में जानेंगे। कौन कैरेक्टर अंत तक जिंदा रहता है, कितने सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं, कौन किससे मरता है, कैसे मरता है, कौन अंत में जिंदा रहता है, ये सारे आपको कैरेक्टर में मिल जाएंगे। पीडीएफ में भी आपको ये सब इजीली देख सकते हैं। अब जानते हैं ये मार्सेलस, बर्नार्डो और फ्रांसिस्को। अभी हमने बताया कि आपको कि ये तीनों पहरेदार हैं, गार्ड्स हैं, और ये गार्ड्स कब कब किसने कौन भूत देखा है वो सारे के सारे आपको चीजें समरी में मिलेगा। घोस्ट कब कब अपीयर हुआ आपको स्क्रीन में दिख सकता है, कितनी बार घोस्ट दिखा, कौन सबसे पहला घोस्ट देखा, वो सारे सवाल आपको आने वाले टाइम में हम समरी में और एमसीक्यू में बताएंगे। चलिए ओसरिक के बारे में जान लेते हैं। ये ओसरिक जो कैरेक्टर है यही है मैसेंजर का, जो ड्रामा के अंत में एक ड्यूअल फेंसिंग युद्ध होता है हैमलेट और लर्टस के बीच में। इसकी खबर क्लॉडियस के द्वारा दिया जाता है कि दोनों को फेंसिंग युद्ध के लिए, तलवारबाजी के लिए आपको बुलाया जा रहा है। चलिए हमने सभी कैरेक्टर्स को जान लिए, अब चलिए समझते हैं समरी को। एक्ट 1 सीन 1 स्थान है डेनमार्क का एल्सिनोर का किला। डेनमार्क के एल्सिनोर का किला, जो किला है इनके राजा जहाँ रहते हैं, उस एल्सिनोर का किला जहाँ पे पहरा दे रहे हैं मार्सेलस, बर्नार्डो और फ्रांसिस्को, ये तीनों का, उस जगह का सीन है। तो क्या होता है कि महल में पहरेदार बर्नार्डो और मार्सेलस हैमलेट के करीबी दोस्त होरेसियो जो है वो इन दोनों को बुलाता है, अपने साथ ले जाता है और पहरा देने के लिए। पहरेदारों ने, इन दोनों ने पिछले 2 रातों से एक घोस्ट को देखा है जो बिल्कुल हाल ही में मरे हुए हैमलेट, जो किंग हैमलेट है, उनके जैसा दिखता है। और होरेसियो को पहले इन पर विश्वास नहीं होता। अचानक भूत प्रकट होता है तो होरेसियो इस बात से जानकारी लेने के लिए होरेसियो बात करने की कोशिश करता है घोस्ट से, लेकिन घोस्ट डिसअपियर हो जाता है मुर्गा बांग देने के कारण। यानी रात का 2-3 बज गया था, मुर्गा बांग दिया, इसका कारण घोस्ट गायब हो जाता है, बात नहीं कर पाता। लेकिन होरेसियो इस बात से अग्री कर गया कि हाँ ठीक है, घोस्ट दिखाई देता है। और वे सभी इस घटना को डेनमार्क के लिए एक बुरा संकेत मानते हैं कि ये घोस्ट अपीयर होना ये बुरा संकेत है, और ये फैसला करते हैं कि हम लोग जो तीनों हैं वो हम लोग हैमलेट को जाके बता देंगे कि हम लोग भूत देखे हैं। चलिए एक्ट 1 सीन 2 में आते हैं, जहां महल का दरबार, जो रॉयल कोर्ट है, वहां का सीन है। डेनमार्क का नया राजा जो क्लॉडियस है, ये क्लॉडियस मृत राजा भाई को राजकुमार हैमलेट के चाचा हैं, और दरबार को संबोधित करता है कि अपने भाई की मौत पर शोक व्यक्त करता हूँ, लेकिन रानी गर्ट्यूड जो है, जो हैमलेट की माँ है, इसे जल्दीबाजी में हुई शादी को सही ठहराता है, क्योंकि ये मातम का समय कितने दिन तक, क्योंकि राजकाज का जो कार्यक्रम है वो रुक सा गया है, इसलिए शादी करना जल्दीबाजी था, जो कि अपना रीजन देता है, सही ठहराता है। राजकुमार हैमलेट जो है, प्रिंस हैमलेट जो है, अपने पिता की मौत और अपनी माँ को इतनी जल्दी क्लॉडियस से शादी होने के कारण बहुत सदमे से अवसाद में है, और इस शोक में वो काला कपड़ा जो शोक में पहना हुआ था वो कपड़ा अभी भी पहने हुए है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड जो है हैमलेट को समझाते हैं कि मौत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भाई, अब इसको शोक मनाना बंद कर दो और अपने पढ़ाई के लिए वापस से विटनबर्ग यूनिवर्सिटी के लिए चले जाओ। इसके लिए ये दोनों इनसे बात करते हैं। सबके जाने के बाद हैमलेट ने अपना यहाँ पे सबसे पहला सॉलिलोकी बोलता है, ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट। सॉलिलोकी यहाँ पे बोलता है, जिसमें वो अपनी माँ को, बेवफाई और दुनिया की बुराइयों को निराशा व्यक्त करता है इस सॉलिलोकी के कारण। तभी होरेसियो और मार्सेलस और बर्नार्डो जो है इनके पास आते हैं और इस घोस्ट के बारे में इनको बताते हैं, और रात में बोलते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, पहरा दीजिए और वहीं आपको घोस्ट दिखाई देगा। यहाँ पे खत्म होता है। अगला एक्ट 1 सीन 3 में आते हैं,
जहाँ राजा के मुख्य सलाहकार जो पोलोनियस है, उसका घर का सीन है। पोलोनियस का बेटा जो लर्टस है, अपनी पढ़ाई के लिए फ्रांस वापस जा रहा है। ये कहाँ पढ़ता है? फ्रांस में। और ये कहाँ पढ़ता है? गुटेनबर्ग में। दोनों अलग-अलग यूनिवर्सिटी में हैं। तो ये फ्रांस अपना वापस जाना चाह रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा है। जाने से पहले वो ओफेलिया से मिलता है और हैमलेट के इसको पता चलता है कि ये हैमलेट से प्यार करता है, तो लर्टस इसको हिदायत देता है, सख्त रूप से इसको मना करता है कि तुम हैमलेट से मिलना बंद करो। ये प्यार मोहब्बत का जो रॉयल फैमिली वाले हैं, बस इसको एक गेम की तरह खेलते हैं, तो उससे तुम दूर रहो। और ये सलाह देता है कि जो भी कुछ वो गिफ्ट दिया हो, कोई पत्र दिया हो, उसको लेने से इनकार करो, जो भी दिया है उसको वापस कर दो। ये सलाह देता है। उसके पिता पोलोनियस उधर से आते हैं और लर्टस को जीवन को जीने का भी यहाँ पे बहुत सारे उपदेश देते हैं। यहाँ यहीं पे वो लाइन आता है, जैसे वो बोलते हैं, नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर, ना ही कर्जदार बनो, ना ही कर्जदाता बनो। ठीक है? ये वाला लाइन यही बोलता है। लर्टस के जाने के बाद पोलोनियस भी ओफेलिया को हैमलेट से दूर रहने की हिदायत देता है और उसे हैमलेट से मिलने या उसके पत्र पढ़ने से मना कर देते हैं और ओफेलिया अपने पिता की बात मान भी लेती है, जो भी उनको सलाह दिया होता है। एक्ट 1 सीन 3 खत्म होता है। एक्ट 1 सीन 4 में आते हैं। एल्सिनोर का महल फिर से वापस आता है और आधी रात का समय है। वहाँ हैमलेट, होरेसियो और मार्सेलस, ये तीनों चारों जो हैं कड़ाके की ठंड में भूत का इंतजार कर रहे हैं। तभी भूत अचानक से प्रकट होता है और हैमलेट उसे देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी पहचान आने के कारण इसको पूछता है, हैमलेट को इशारा करते हुए अपने ये बोलता है कि प्रिंस हैमलेट, तुम अकेले में चलो, मैं तुमसे अकेले में बात करूंगा। तो फिर ये इस भूत के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन इस बात के लिए ये तीनों मना करते हैं कि आप अकेले मत जाइए, उस भूत का चाल हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकता है। होरेसियो मार्सेलो तो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और ये भूत के पीछे फिर चला जाता है, ये जानने के लिए ये कि ये क्या बोल रहा है। अब आता है एक्ट 1 सीन 5। ये जो सीन है, महल का छत का दूसरा सुनसान जगह है। हैमलेट और किंग हैमलेट, मतलब एल्सिनोर का किला का दूसरी तरफ आ जाते हैं। इधर मार्सेलस, बर्नार्डो और होरेसियो हैं और उधर में हैमलेट है। तीनों अलग-अलग हो जाते हैं। एल्सिनोर का किला दूसरी तरफ घोस्ट और प्रिंस हैमलेट और किंग हैमलेट का घोस्ट है और इधर में मार्सेलस, बर्नार्डो और होरेसियो एक तरफ हैं। वो किला के आजू-बाजू दोनों अलग हो गए हैं ताकि वो प्रिंस हैमलेट को किंग हैमलेट कुछ सीक्रेट चीज़ें बता सके। भूत आखिरकार बोलता है और बताता है कि वह हैमलेट को पिता की आत्मा जो है पापों की सजा भुगतने के लिए रात में ये भटकने के लिए मजबूर है। और भूत अचानक उजागर करता है कि उसकी मौत जो है प्राकृतिक नहीं है, यानी नेचुरल डेथ नहीं है, उसकी हत्या की गई है। किसके द्वारा? क्लॉडियस के द्वारा। उसने बताया कि वह बगीचे में जब सो रहा था तब क्लॉडियस ने उसके कान में घातक जहर डाल दिया। भूत हैमलेट ने इस क्रूर और अस्वाभाविक हत्या का बदला लेने की मांग करता है और बोलता है कि क्लॉडियस को तुम मारो, मेरे मौत का बदला लो। हैमलेट को यह हिदायत देता है, तुम क्लॉडियस को तो मारना, लेकिन क्वीन गर्ट्यूड को कुछ भी नहीं करना। ये हिदायत देता है, कोई नुकसान ना पहुंचाना। भूत के जाने के बाद हैमलेट पूरी तरह से टूट गया है ये सच्चाई जान के और बदला लेने की कसम खाता है। होरेसियो और मार्सेलस को जो है उसको ढूंढते हुए आते हैं कि हैमलेट के पीछे कि क्या घोस्ट ने क्या उसको कहा, ऐसा करके। हैमलेट उसने अपने तलवार पर हाथ रख कर कसम खिलवाता है कि आज रात जो भी कुछ हमारे साथ हुआ ये किसी को बताओगे नहीं, ये किसी को नहीं बताना है। हैमलेट उन्हें यह भी बात बताता है कि भविष्य में पागलपन का नाटक करेगा, ये भी बात तुम लोग किसी से नहीं बताओगे। यहाँ पे एक्ट 1 खत्म होता है। अब हम एक्ट 2 की ओर चलते हैं। एक्ट 2 सीन 1, पोलोनियस का घर। अब यहाँ पे पोलोनियस अपने नौकर रोनाल्डो को कुछ पैसे और पत्र देकर पेरिस भेजता है। उसका काम यह है जाकर कि लर्टेस, पोलोनियस का जो बेटा है, उसका चाल चलन छुपकर देखे, उसको निगरानी करे। तभी ओफेलिया बहुत घबराई हुई, डरी हुई उधर से आती है और कमरे में आकर कहती है अपने पिता को कि कमरे में सिलाई जब वो कर रही है तो उस समय हैमलेट आया। कुछ ऐसे स्थिति में उसकी कपड़ा पूरा अस्त-व्यस्त था, पूरा पीला पड़ा हुआ था, उसकी आँखें डरावनी लग रही थी और ओफेलिया बताती है कि हैमलेट ने उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ा और चेहरे को बहुत देर तक घूरता रहा, एक गहरी और दर्द भरी आह भरी और बिना ही शब्द बोले बाहर चला गया। ये अजीब बिहेवियर बताता है ओफेलिया अपने फादर पोलोनियस को। चूँकि ओफेलिया ने पोलोनियस को कहने पर हैमलेट के पत्र वापस कर दिए थे और इसीलिए वो मिलना भी बंद कर दी थी, पोलोनियस यह निष्कर्ष निकालता है कि ठीक है, इसका जो प्यार अफेक्शन वाला जो किस्सा था उसके कारण वो पागल हो गया है। लव सिकनेस कह सकते हैं इसको। वह तुरंत फिर राजा को बताने के लिए फैसला करता है, क्योंकि ये चाटुकारिता वाला दरबारी है जो क्लॉडियस को ये बात बताएगा
कि जो प्रिंस हेमलेट है ये पागल हुआ है, तो ये मेरी बेटी ओफेलिया के ठुकराने के कारण। एक्ट 2 सीन 2 में आते हैं। ये जो नाटक है सबसे लंबा दृश्य है इस ड्रामा का। इसमें एल्सिनोर का महल का एक कक्ष है, एक कमरा है, वहाँ का घटना है। जासूसों की नियुक्ति किया जाता है क्लॉडियस के द्वारा। कौन-कौन जासूस? यही रोजेनक्रन और गिल्डेनस्टर्न, ये दोनों जो बचपन के इनके करीबी दोस्त हैं और इनको एक स्पाई के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका स्वागत किया जाता है। राजा रानी उससे हैमलेट की जासूसी करने और उसके अचानक जो पागलपन का उनका दौरा आ रहा है, इसको पता लगाने के काम सौंपे गए हैं इनको रोजेनक्रन और गिल्डेनस्टर्न को। और उधर से नॉर्वे से अच्छी खबर आती है कि नॉर्वे भेजा गया था जो 2 दूत, कौन-कौन? वोल्टिमेंट और कॉर्नेलियस को क्लॉडियस के द्वारा उस वो खबर लेके आते हैं, अच्छी खबर, और बताते हैं कि नॉर्वे ने राजा ने जो उसका जो भतीजा है फोर्टिनब्रास, नॉर्वे का जो राजा है उसका भतीजा फोर्टिनब्रास डेनमार्क पर हमला करने से रोक दिया है। फोर्टिनब्रास अब पोलैंड पर हमला करने जा रहा है और उसके लिए डेनमार्क से शांतिपूर्वक गुजरने का रास्ता मांगा है और क्लॉडियस भी इस बात से खुश हो जाता है और वो एग्री कर जाता है। पोलोनियस का ये दावा है कि पोलोनियस राजा और रानी के सामने आता है और वो दावा करता है कि हैमलेट का पागलपन का कारण ओफेलिया का प्यार और उसको ठुकराया जाना है, जो ओफेलिया बताई थी उसके अकॉर्डिंग। और सबूत के तौर पर वह हैमलेट द्वारा ओफेलिया को लिया गया एक अटपटा सा प्रेम पत्र भी पढ़कर सुनाता है। यह योजना बनाता है कि वह ओफेलिया को हैमलेट के लिए रास्ते रास्ते में छोड़ देगा और वे दोनों छुपकर उसकी बातें सुनेंगे। यानी पोलोनियस ओफेलिया को इसके पास भेजने के लिए ये विचार करता है ताकि ये दोनों बात करेंगे और पीछे से वो इसकी बातें सुनेंगे। अब उधर जो है हैमलेट किताबें पढ़ते हुए प्रवेश करता है और पोलोनियस उससे बात करने की कोशिश करता है। पोलोनियस इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हैमलेट अपने पागलपन के कारण नाटक के तहत उसके बेतुके और गहरे व्यंग जवाब देता है। यहीं पे इसको फिशमॉन्गर बोल देता है, यानी मछली बेचने वाला ऐसा कह के। और पोलोनियस को एहसास होता है कि हैमलेट ने इनकी बेतुकी बातों पर भी एक गहरा समझ छिपा है। जो भी वो बात बोल रहा है बहुत ही फिलोसॉफिकल, बहुत गहराई वाला बात बोल रहा है। दोस्तों से फिर इनका मुलाकात होता है प्रिंस हैमलेट का, रोजेनक्रन और गिल्डेनस्टर्न का। और जब वो मिलते हैं तो इसको एहसास हो जाता है कि ये तुरंत समझ जाता है प्रिंस हैमलेट कि ये जासूस बनकर इनके साथ आया है। और हैमलेट उनके सामने इंसान और दुनिया को लेकर अपनी घोर निराशा व्यक्त करता है। यहाँ ये लाइन है बहुत सुंदर, ये वाला लाइन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। इंसान क्या अद्भुत रचना है, फिर भी कि हम सब कुछ आने वाले समय में धूल में मिल जाएंगे। ये वाला लाइन यही आता है। अब यहाँ पे एक एक्ट परफॉर्म किया जाता है, मर्डर ऑफ गोंजाइंगो, और जिसको मास ट्रैप बोलता है, उसका उसका ये घटना है। महल में जो यात्रा करने वाले जो प्लेयर्स हैं, मंडली आता है और हैमलेट को बहुत उत्साह के साथ स्वागत करता है इस बात का, प्लेयर्स को। ठीक है, फर्स्ट प्लेयर अभी हमने बताया था ना, कैरेक्टर फर्स्ट प्लेयर, इनको एक्टिंग ट्रूप को, तो उनका स्वागत करता है ये हैमलेट उत्साह के साथ। मुख्य अभिनेताओं में दुखद कहानी ट्रॉय के राजा प्रियम की हत्या और रानी हेकुबा का शोक का उसमें कहानी, उसका कुछ अंश सुनाने के लिए कहता है। अभिनेता के भावपूर्ण प्रदर्शन और हैमलेट की गहराई से प्रभावित होता है। जब ये एक्टिंग ये लोग करते हैं तो प्रभावित होता है। और हैमलेट ये योजना बनाता है कि इन्हीं से अभिनेताओं से हम मर्डर ऑफ गोंजाइंगो नाम का एक नाटक इनसे परफॉर्म करवाएंगे, जो हूबहू उस तरह की कहानी होगा जो क्लॉडियस ने अपने भाई किंग हैमलेट को ईयर में, मतलब कान में जहर डाल के मारा था। वही वाला ये प्लान करता है हैमलेट कि इनके द्वारा परफॉर्म करवाएंगे। अब यहाँ पे सोलिलोकी जो होता है, जब सब लोग एक्टिंग ट्रूप वाले सब चले जाते हैं तो यहाँ पे अकेला जब होता है हैमलेट, वो सोलिलोकी बोलता है, ओ व्हाट अ रोग एंड प्लीजेंट स्लेव आई एम आई। ये वाला लाइन यही बोलता है। वह खुद पर गुस्सा करता है कि एक अभिनेता एक झूठी कहानी और अनजान किरदार के लिए इतने आंसू बहा सकता है, लेकिन वह अपने सगे पिता की असली हत्या के बदले के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इस बात को पछतावा के लिए ये वाला लाइन बोलता है। अंत में वह अपनी असली योजना का खुलासा करता है और वह अभिनेताओं से बिल्कुल वैसा ही हत्या का नाटक करवाएगा जिसके उसके पिता का पता चल सके कि मौत ओरिजिनल हुआ है या नहीं। उसके हाव भाव को बदलाव आएगा उसके चेहरे में, तो पता लगा सकता है कि क्लॉडियस ने ही इसकी मृत्यु की है। यह नाटक के दौरान क्लॉडियस की प्रतिक्रिया देखेगा, जब परफॉर्म हो रहा है ना तो उसका प्रतिक्रिया देखेगा क्लॉडियस का, कि जो वो रियल में वो घटना हो चुकी है उसको हम लोग प्ले में दिखा देंगे। तो प्ले को देखकर ये उसकी जो रिएक्शन है उस चीज़ को देखने का ये कोशिश करेगा ये होरेशियो के साथ।
और इससे वो पता मतलब कंफर्म कर पाएगा कि इसकी मृत्यु सही में क्लॉडियस ने किया है, यानी जो घोस्ट ने इनको बताया है ये बात सही है। ठीक है, यहीं पे एक्ट खत्म होता है एक्ट 2। अब आते हैं एक्ट 3 में। एक्ट 3 सीन 1 महल का एक कक्ष है। रोजेनक्रेंड और गिल्डनस्टर्न जो हैं वो क्लॉडियस को बताते हैं कि हैमलेट के पागलपन का कारण पता लगाने में वो असफल रहे, नहीं पता चल पाया। अपनी योजना के अनुसार क्लॉडियस और पोलोनियस ओफेलिया को एक किताब देकर वहीं छोड़ देते हैं और खुद एक पर्दे के पीछे छुप जाते हैं ताकि हैमलेट और ओफेलिया की बातचीत सुन सके। कौन? यही क्लॉडियस और पोलोनियस। हैमलेट प्रवेश करता है और साहित्य का सबसे प्रसिद्ध यहाँ सोलिलोक्वी बोलता है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। यानी जीना है या नहीं यह एक सवाल है, यानी जिए या मरे ये एक सवाल है। इस भाषण से अपने दुखों का ये दिखा पाते हैं प्रिंस हैमलेट, और हत्यारों के विचार और मृत्यु के बाद से अज्ञात डर पर जो गहराई से विचार कर रहा है उस पर वो एनालिसिस कर रहा है और डिसीजन लेने के लिए ये इसका सोलिलोक्वी यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद ओफेलिया को देखता है। शुरुआत में वह शांत रहता है लेकिन जल्दी ही आक्रामक और क्रूर हो जाता है जैसे ही ओफेलिया को देखता है, और ये जो ओफेलिया के सुंदरता और ईमानदारी पर सवाल उठाता है। वो कहता है, गेट दी टू अ ननरी, यानी तुम मठ में चली जाओ। तुम तो एक दिन बहुत मुझसे प्रेम का बात किया करती थी, आज तो तुम मुझे भुला दिए हो। ये बात को लेके अपनी नाराजगी बता रहा है और बोलता है कि तुम्हें तो ननरी चला जाना चाहिए। ठीक है। हैमलेट ने जाने के बाद ओफेलिया को उसके खोए हुए विवेक पर फूट फूट कर रोती है। पर्दे के पीछे निकलकर क्लॉडियस कहता है कि हैमलेट पागल नहीं बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जो खतरनाक हो सकता है। यहाँ ये दोनों को जब बात सुना ये क्लॉडियस, तो ये इस पर ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सही में पागल नहीं है, कुछ और बात चल रहा है और फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो इस बात के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह तुरंत इसको हैमलेट को इंग्लैंड भेज देगा ऐसा ये प्लान करता है और पोलिनियस को सुझाव देता है कि इंग्लैंड भेजने से पहले वो रानी गर्ट्यूड अकेले में हैमलेट से बात करे, शायद वो अपनी माँ को सच बताएगा। ये पोलोनियस इसको हिदायत मतलब ये अपना बात रख रहा है कि ऐसा करके देखिए, हो सकता है ये बात अपनी माँ को बताए कि ये इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। अब एक्ट 3 सीन 2 में आते हैं। महल का एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे प्ले परफॉर्म किया जाना है। उस बड़ा सा हॉल का जो मंच है उस वहाँ का घटना है। हैमलेट अभिनेताओं को निर्देश देता है कि नाटक बिल्कुल स्वाभाविक लगना चाहिए। वह अपने दोस्त होरेसियो को निर्देश देता है कि नाटक के दौरान वह राजा क्लॉडियस के चेहरे के भावों को देख सके, ध्यान से देखना है ताकि पूरा दरबार जो नाटक से देखने के लिए इकट्ठा होता है। हैमलेट ने इस नाटक को मर्डर ऑफ गोंजांगो के जगह वो द मॉस ट्राइप नाम से वो अपना बात बोलता है कि ये मॉस ट्राइप का प्ले परफॉर्म है। नाटक में एक राजा अपनी रानी के साथ सो रहा है, तभी एक हत्यारा अकेला आकर राजा के कान में जहर डाल देता है। ध्यान रखिएगा, ये जो किंग हैमलेट है, ये जो जब पार्क में सो रहा होता है उस समय क्लॉडियस इसको नेचुरल कान में हेवेनन नाम का जहर डाला था, लेकिन इस प्ले के अंदर ये दोनों जब सो रहे होते हैं उस समय क्लॉडियस इसके कान में जहर डालता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, दोनों अलग हैं। हालांकि बिल्कुल सीन उसी तरह का क्रिएट किया गया है इस प्ले विद इन प्ले के अंदर, लेकिन ये बात बस अंतर है। तभी एक हत्यारा राजा के कान में जहर डाल देता है और बाद में उसी रानी से शादी कर लेता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा क्वीन गर्ट्रूड और क्लॉडियस किए होते हैं। और जैसे भूत ने अपने हत्या के बारे में जैसे बताया था वैसा ही एकदम परफॉर्म करने की कोशिश किया गया है। जब हत्यारा कान में जहर डालता है तो क्लॉडियस बुरी तरह घबरा जाता है और बीच नाटक में खड़ा हो जाता है। गिव मी सम लाइट अवे ऐसा लाइन बोलता है और वहां से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। तो यहीं से समझ में आ जाता है इसके हाव भाव से कि ये जो घटना है किंग हैमलेट ने जो घोस्ट अपियर होके जो हम लोगों के बीच बताया है, यानी वो बात सही है। हैमलेट और होरेसियो के लिए इस बात का पक्का सबूत हो गया कि भूत सच बोल रहा था और क्लॉडियस ही हत्यारा है। हैमलेट बहुत उत्साहित हो जाता है और रोजेनक्रेन और गिल्डनस्टर्न आकर बताते हैं कि राजा बहुत गुस्से में है और अपनी माँ रानी माँ ने उसे तुरंत अपने कमरे में बुला रही है। हैमलेट अपनी माँ के पास जाने से खुद को कहता है कि वह अपनी माँ से बहुत कठोर बातें करेगा लेकिन उसे एक शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात बोलता है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। यहाँ पे ये
सीन खत्म होता है। एक्ट 3 सीन 3 महल का एक कमरा है। मुख्य घटनाक्रम में इसमें क्या होता है कि क्लॉडियस एक हैमलेट से बहुत डर गया है और वह रोजेनक्रेन और गिल्डनस्टन को आदेश देता है कि वे हैमलेट को जल्द से जल्द जो है इंग्लैंड भेजे। और पोलिनियस राजा को बताता है कि हैमलेट अपनी माँ के कमरे में जा रहा है और पोलिनियस को पर्दे के पीछे छुपकर अपनी बातें सुनने जा रहा है। ये क्लॉडियस को बता देता है कि प्रिंस हैमलेट इसके माँ के कमरे में जा रहा है और ये जो बात करेंगे ना, इसकी बात हम सुनेंगे पर्दे के पीछे छुपकर। अकेले होने पर क्लॉडियस गहरे अपराध बोध से घिर जाता है और घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश करती है। मतलब ये कोशिश कर रहा है कि जो हमने गलती किया है उसे माफ कर दीजिए। यहाँ पे लाइन वो बोलता है ये क्लॉडियस, ओ माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मॉल्स टू हेवन। उसी समय हैमलेट वहां से गुजरता हुआ जाता है, लेकिन वो अपना जो तलवार होता है वो खींच लेता है क्लॉडियस को मारने के लिए, लेकिन फिर वो वापस से अपना म्यान में उस तलवार को डाल देता है इस बात के लिए क्योंकि ये अभी तो प्रार्थना कर रहा है, इस समय इसे नहीं मारेंगे। इसे मारेंगे तब जब ये जुआ खेल रहा हो, कोई पाप कर रहा हो, उस समय मारेंगे। एक्ट 3 सीन 4 में चलते हैं। यहाँ जो रानी गर्ट्यूड है उसका क्लोजेट जो रूम है, कमरा है जहाँ पे शयन कक्ष है, वहाँ का दृश्य है। पोलोनियस कमरे में एक भारी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है और इन दोनों का बात सुनने की कोशिश कर रहा है। हैमलेट कमरे में आता है और गर्ट्यूड उसे डांटती है कि उसने अपने पिता यानी क्लॉडियस को नाराज किया है। यानी ये पिता बोल रहा है इसके चाचा को, अब तो पिता ही हो गया, सौतेला बाप है, तो इस बात की वो नाराज नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। हैमलेट पलटकर जवाब देता है कि उसने जो असली पिता जो इनके फादर हैं, इनका तुम अपमान कर रही हो, अपमान किए हो। और हैमलेट का गुस्सा देखकर गर्टरूड डर जाती है, कहीं वह उसे मार ना डाले और इसके बात के लिए मदद के लिए पुकारता है। और वहीं जो पर्दा में छिपा हुआ था ये भी चिल्लाने लगता है मदद के लिए। और यहीं पे प्रिंस हैमलेट को लगता है कि क्लॉडियस ही पर्दे के पीछे छिपा हुआ है और वो तलवार में पर्दे के पीछे वो जो आदमी है उसके ये में तलवार घुसेड़ देता है। और इसको लगता है कि क्लॉडियस पीछे है तो ये क्लॉडियस को जान के चलते मारता है, लेकिन ये हालांकि होता है कौन, पोलोनियस होता है। हैमलेट को लगता है कौन कौन है, क्लॉडियस, लेकिन होता कौन है, ये पोलोनियस। जब हैमलेट देखता है कि उसने क्लॉडियस की जगह पोलोनियस को मार दिया है तो उसे ज्यादा पछतावा होने लग जाता है और हैमलेट अपनी माँ की दो तस्वीरें दिखाता है उसी समय। एक उसका मृत पिता का जो देवता के समान था और दूसरा उस क्लॉडियस का जो एक हत्यारा और पापी है। अपनी माँ को उसके किए हुए पर बहुत शर्मिंदा करता है और गर्ट्रूड रोने लगती है और कहती है कि हैमलेट ने उसकी आत्मा छलनी कर दिया है इस ये सभी बातें बोलकर। तभी भूत फिर से प्रकट होता है और हैमलेट को याद दिलाता है कि उसका काम बदला लेना था, ना कि अपनी माँ को प्रताड़ित करना। ये घोस्ट जो है किंग हैमलेट इसको हिदायत देता है और हैमलेट गर्ट्रूड को समझाता है कि वो पागल नहीं है और उसे कसम खिलाता है कि वो रात के समय क्लॉडियस के साथ नहीं सोएगी। ये बोल रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ भाई, माँ तुम मुझे पागल समझ रही हो, मैं पागल नहीं हूँ, बस कसम खाओ कि तुम क्लॉडियस के साथ रात में नहीं सोओगी। दृश्य के अंत में हैमलेट पोलोनियस के शव को खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है और यह जो घटना का नाटक है ये टर्निंग पॉइंट होता है और हैमलेट का एक हत्यारा बन चुका है अब यहाँ से। एक्ट 4 सीन 1 में आता। एक्ट 4 सीन 1 एल्सिनोर महल का एक कक्ष है। रानी गर्ट्रूड क्लॉडियस के पास बहुत घबराई हुई आती है और बताती है कि हैमलेट पूरी तरह से पागल हो चुका है और उसने पर्दे के पीछे जो पोलोनियस की हत्या कर दी है। यह सुनकर क्लॉडियस डर जाता है और सोचता है कि अगर वह पर्दे के पीछे अगर वो होता तो हैमलेट उसे भी मार देता। और वो फैसला करता है कि हैमलेट डेनमार्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, अब इसे आज ही रात इंग्लैंड जाना होगा। और वो ये योजना बनाता है और रोजेनक्रेन और गिल्डनस्टन को साथ में भेजता है एक लेटर के साथ। और उस लेटर में क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि जहाँ जा रहे होते हैं वो वहाँ ये लेटर देंगे तो प्रिंस हैमलेट को मार दिया जाएगा। एक्ट 4 सीन 2 में महल का एक गलियारा है, वहाँ का घटना है। रोजेनक्रेन और गिल्डनस्टन हैमलेट को ढूंढते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं कि पोलोनियस का शव कहाँ छुपाया। तो हैमलेट उससे सीधा जवाब नहीं देते हुए कहता है, जो रोजेनक्रेन को क्या बोलता है, स्पंज। स्पंज यानी सोखने वाला, ठीक है। वो केवल राजा के एहसान और पुरस्कारों को सोखता है, यानी ये रोजेनक्रेन है सिर्फ राजा का जो पुरस्कार है उस सब को सोखता है, यहाँ स्पंज बोलता है। याद रखिएगा इसको फिश मोंगर बोलता है
और इसको क्या बोलता है, स्पंज। वह कहावत जो है अंत में उनके साथ राजा के पास जाने के लिए सहमत हो जाता है प्रिंस हेमलेट, और फिर यहीं सीन खत्म होता है। एक्ट 4 सीन 3 में आता है। महल का एक कक्ष है। क्लॉडियस हेमलेट से पूछता है कि पोलिनियस कहाँ है? तो हेमलेट यहाँ पे व्यंग रूप से कहते हुए कहता है, पोलिनियस को जवाब देता है कि रात के खाने पर है, और जहाँ पर वो खुद खाना नहीं खा रहा है बल्कि कीड़े उसे खा रहे हैं, ऐसा वो बोलता है। अंत में यह बताता है कि शव जो है मुख्य सीढ़ियों के नीचे छुपाया है, यानी ये जो शव कहाँ छुपाया है, सीढ़ियों के नीचे। क्लॉडियस जो हेमलेट से कहता है कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे तुरंत इंग्लैंड के लिए निकलना होगा। हेमलेट बिना विरोध किए मान जाता है कि ठीक है, हम इंग्लैंड जाएंगे, और वो चला जाता है। क्लॉडियस का स्वागत कथन पे ये होता है, जब वो अकेला होता है क्लॉडियस, तो ये खुलासा करता है कि इंग्लैंड के राजा, यहाँ पे बोलता है सोलिलोकी के थ्रू, कि इंग्लैंड के जो राजा जो डेनमार्क का मित्र है को पत्र भेजा है, और उस पत्र में आदेश दिया गया है कि जैसे ही हेमलेट इंग्लैंड को धरती पर कदम रखे उसका सिर कलम कर दिया जाए, ऐसा उससे बोला गया है उस लेटर में। एक्ट 4 सीन 4 में डेनमार्क का एक मैदान का एक हिस्सा है, उस वहाँ का सीन है। हेमलेट इंग्लैंड जाने के लिए अपने जहाज की एक तरफ बैठ रहा है, और रास्ते में नॉर्वे के राजकुमार जो फोर्टिनब्रास है की विशाल सेना को देखता है जो पोलैंड पर हमला करने को जा रही है। हेमलेट सेना में एक कप्तान से पूछता है, ये कप्तान को पूछता है कि क्या ये कहाँ जा रहे हैं? तो कप्तान बताता है कि ज़मीन से एक बहुत ही छोटा-सा बंजर का टुकड़ा है, उसको लड़ने के लिए जा रहा है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो यहीं पे ये हैमलेट के सोलिलोकी आता है, और वो बोलता है, हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी। कैसे यह घटना मेरे लिए खिलाफ गवाही दे रहा है। वो सोचता है कि हजारों सैनिक सम्मान के लिए एक बेकार सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान के लिए तैयार हैं, और आज तक हम अपने पिता के हत्यारे का जो बदला है वो हम बदला नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। और वहीं वो दृढ़ संकल्प लेता है कि अब वो उसके जो विचार हैं केवल खूनी होंगे, और वो हर हाल में बदला लेगा। अब एक्ट 4 सीन 5 में आते हैं। महल का दरबार वापस से आता है। पोलोनियस का अचानक मौत का जो अचानक मौत हो गया है पोलोनियस का, उसका बाद जब इसको पता चलता है तो ये सदमे में आ गया है, और ओफेलिया जो है सच में अपना मानसिक संतुलन खो गई है, खो गया है, इसका दिमाग पागल हो गई है ये, और अजीब-अजीब सी गीत गाती है, दुखद गीत, प्यार, मौत और धोखे के बारे में है इस गीत में, और लोगों को इस बात के लिए फूल बाँटती है। इसी बीच ओफेलिया का भाई लर्टस उधर से फ्रांस से लौट कर आता है, और अपने पिता की मौत की खबर, इसकी जो मौत हो चुकी है, इसका खबर मिलता है लर्टस को, और पूरा दरवाज़ा के अंदर घुस जाता है। लर्टस गुस्से से पागल है और क्लॉडियस पर हमला करना चाहता है, और क्लॉडियस बड़ी ही चतुराई से सबको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, पोलोनियस का मौत के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, जो है क्लॉडियस बताता है लर्टस को कि पोलोनियस की मृत्यु मेरे कारण नहीं हुआ है, पोलोनियस की मृत्यु हैमलेट के द्वारा हुआ है। यहीं पे इसका कान भरता है, और अजीब-अजीब सी योजनाएँ यहाँ पे ज़िक्र करते हैं। तभी ओफेलिया फिर से वहाँ आती है, और प्यारी बहन की को इस पागल अवस्था में देखकर लर्टस का दिल टूट जाता है, और उसके मन में जो बदला का भावना है वो और भड़क जाता है। एक्ट 4 सीन 6 महल में होरेसियो का कमरा जो है वहाँ का सीन है। कुछ नाविक जो हैं होरेसियो के पास आते हैं और उसे हैमलेट का लिखा हुआ एक पत्र देते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि जब वे इंग्लैंड जा रहे थे तब उसके जहाज़ पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था, और लड़ाई के दौरान हैमलेट डाकुओं के जहाज़ पर कूद गया था और उसका कैदी बन गया। डाकुओं ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे वापस डेनमार्क के तट पर छोड़ दिया है। बदले में हैमलेट ने उसे बहुत सारा इनाम दिलवाएगा, ऐसा उनको प्रॉमिस किया है। हैमलेट ने लिखा है कि रोजेनक्रैन और गिल्डनस्टन जो हैं अभी भी इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं, ठीक है? और वह होरेसियो को तुरंत अपने पास बुला लेता है। हालाँकि ये खबर देता है, लेकिन इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। उस लेटर में क्या था कि जो लेटर दिया गया था क्लॉडियस के द्वारा, उस लेटर में जो नाम था वो प्रिंस हैमलेट के नाम को चेंज करके रोजेनक्रैन और गिल्डनस्टन का नाम रख दिया गया था, और जैसे ही वो इंग्लैंड जाके अपने इसके दोस्त को दिया जाएगा लेटर, तो इनका सर से कलम कर दिया जाएगा, काम तमाम कर दिया जाएगा। एक्ट 4 सीन 7 में आते हैं। महल का एक कमरा का घटना है, जहाँ पे क्लॉडियस लर्टस को पूरी तरह से प्रभाव अपना जो है पोलोनियस
के मारे जाने के बाद ये इसका कान भरता है और अपना प्रभाव में पोलेनियस को हैमलेट को मारने के लिए उकसाता है। तभी एक दूत आकर क्लॉडियस का हैमलेट का पत्र देता है, जिसमें लिखा है कि हैमलेट वापस डेनमार्क आ गया है, और क्लॉडियस यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी हैमलेट को इंग्लैंड में मरवाने की योजना उसका जो था, लेटर में जो लिखे थे, वो नाकाम हो गया। अब क्लॉडियस और लर्टस हैं, हैमलेट को मारने की एक फुल प्रूफ एक योजना बनाते हैं, ताकि वह दुर्घटना लगे, यानी ये जो हम लोग इसको मारेंगे, इसको एकदम नेचुरल डेथ लगे। तो क्लॉडियस ये जो है लर्टस और हैमलेट के बीच में जो तलवारबाजी का एक दोस्ताना मुकाबला कराएगा, और जिससे लर्टस अपने तलवार के आधे जो आगे एक सुरक्षा बटन जो होगा हटा देगा, और वहाँ पे एक धारदार तलवार से नोक पर उसमें जिसमें ज़हर लगा रहेगा, उस तलवार से जैसे ही खरोंच मारेगा इस पे, और उस ज़हर का असर इस पे आ जाएगा, और ऐसा फिर इसके कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन साथ में एक बैकअप प्लान भी लेके चलता है, जो हैमलेट तलवारबाजी में अगर बच गया, तो उसको विजेता विनर के रूप में उसको एक प्याला दिया जाएगा, जो पॉइज़न्ड चैलिस कहा गया है। वो एक शराब है जो उसको पिलाया जाएगा, और उसके कारण फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी जब रानी गर्ट्रूड रोते हुए कमरे में प्रवेश करती है और एक बहुत ही दुखद खबर सुनती है कि ओफेलिया की मौत हो गई है, वह एक पेड़ के डाल पर चढ़कर फूलों की माला लटका रही थी, तभी उसका डाल टूट गया था और नीचे बहती नदी में गिर गई है, और वहाँ उसके डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है, यानी ओफेलिया मर गई है। ये बात खबर कौन दी है? तो गर्ट्रूड। किसको? क्लॉडियस को। यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। एक्ट 5 सीन 1, ये जो सीन है ग्रेवयार्ड का, जहाँ पे जो कब्रगाह जहाँ खोदे जा रहे हैं, 2 कब्रगाह हैं जो ग्रेव डिगर्स हैं। ये कब्र खोद रहे हैं और हास्यपूर्ण लेकर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं, और ओफेलिया की ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया जाना चाहिए, ये इस बात के लिए दोनों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जो हत्या है, ओफेलिया की जो मृत्यु है, इन दोनों को लग रहा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। हैमलेट और होरेसियो वहाँ तभी आते हैं। होरेसियो को लेटर देके बुलाया था, तो अब ये दोनों वापस आ रहे हैं। वहीं जब आ रहे होते हैं, तो ये ग्रेव डिगर्स को देखते हैं और वो खोद रहे होते हैं, तो उस समय एक खोपड़ी दिखता है इनको, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये वाला जो इमेज है, ये खोपड़ी, जो इसका नाम योरिक रखा गया है। योरिक के बारे में आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो एक जेस्टर था, ठीक है, विदूषक था, पहले लोगों को हंसाया करता था, आज वो कब्र के ये में उसका खोपड़ी मिला है, और वह बचपन में जानता था उसको। उसका हाथ में खोपड़ी लेके यहाँ पे एक बहुत बढ़िया भावुक संवाद भी बोलता है, एक लाइन बोलता है, अलास पुअर योरिक न्यू हिम होरेसियो, यानी हाय बेचारा रे योरिक, उसे तो वो जानता था होरेसियो। होरेसियो को ये बोलता है। तभी ओफेलिया का जनाजा उधर से आता है, फ्यूनरल उधर से आता है और पहुंचता है, और जिसमें राजा क्लॉडियस यानी गर्ट्रूड लर्टस से और पादरी भी उस यात्रा में शामिल हैं। लर्टस अपनी बहन के गम में एकदम पागल होकर रोते हुए बिलख रहा है। अपनी कब्र में ये जो ग्रेव डिगर है उसमें कूद जाता है, और वहाँ कूद जाता है। जब हैमलेट को पता चलता है कि ओफेलिया का कब्र है, तो वह भी कूद जाता है। जो ग्रेव डिगर है अंदर में, वो भी कूद जाता है, और दोनों के बीच में हाथापाई होता है। हैमलेट चिल्लाकर कहता है कि ओफेलिया से इतना प्यार करता था कि जितना तुम लोग 40,000 भाई हो ना, 40,000 भाई लोग मिल के जितना प्यार नहीं करोगे, उससे कहीं ज़्यादा मैं प्यार करता था। ये बात हैमलेट इस लर्टस को बोलता है। लोगों द्वारा उन्हें अलग किया जाता है, उनको शांत कराया जाता है। फिर एक्ट 5 सीन 2, महल का एक हॉल है, वहाँ का सीन है। हैमलेट होरेसियो को बताता है कि इंग्लैंड जाते समय उसने क्या किया था। उसने रात में छुपकर क्लॉडियस का पत्र पढ़ लिया था, जिसमें हैमलेट का सिर काटने का आदेश था। हैमलेट ने चतुराई से उस पत्र को बदलकर एक नया पत्र लिख दिया, जिसमें आदेश था कि पत्र लाने वाले जो रोजेनक्रैंड और गिल्डनस्टन हैं, इनको तुरंत मार दिया जाए। ऑसरिक जो है नाम का एक जो चापलूस दरबारी है, वो हैमलेट को बताता है कि राजा ने लर्टस के साथ एक फेंसिंग युद्ध के लिए बोला है, तो दोस्ताना मुकाबला बोल सकते हैं इसको। राजा ने हैमलेट को जीत पर दांव भी लगाया है कि हैमलेट के अंदर से कुछ बुरा होने का पूर्वाभास होता है, फिर भी वह चुनौती स्वीकार कर लेता है। मतलब कि हैमलेट को कहीं न कहीं एहसास हो चुका है कि क्लॉडियस मेरे लिए
ये गेम कर रहा है। ओसरिक के द्वारा जब ये बताया जाता है ड्यूअल फेंसिंग के लिए, जो कि लर्टस के साथ होना है, इसको एहसास हो जाता है, फिर भी वो युद्ध के लिए एग्री कर जाता है। होरेशियो मना भी करता है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं होरेशियो, कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में नहीं होता है, उसको होने देना चाहिए, और वो इसके लिए एग्री कर जाता है। मुकाबला शुरू होने से पहले हैमलेट लर्टस से अपने लिए एक माफ़ी माँगता है और कहता है कि जो भी पोलोनियस का जो हमने हत्या किया है उसके लिए माफ़ कर दो, और पागलपन की वजह से ऐसा हम किए हैं उसके लिए सॉरी। लर्टस ऊपरी तौर पर तो स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ कर दिए, तुम पागल की स्थिति में था, ऊपर-ऊपर से कर लिया, लेकिन उसके अंदर का जो भाव है अभी भी बदला लेने का है। अब शुरू हो जाता है इन दोनों के फेंसिंग युद्ध का, लर्टस और हैमलेट के बीच में। हैमलेट शुरुआत में बढ़िया तलवारबाजी करता है, लर्टस को 2 बार हिट करता है, काटता है तलवार से। अपनी योजना के अनुसार क्लॉडियस हैमलेट को जहर मिला हुआ शराब डालकर पीने को देता है, लेकिन हैमलेट कहता है कि बाद में पिएगा, अभी नहीं पिएगा। तभी रानी गर्ट्रूड हैमलेट की सफलता पर खुशी मानती है और अनजाने में वह जहर वाला प्याला जो है पी लेती है। यानी जो प्याला होता है ना, प्याला पीना था हैमलेट को, लेकिन जब 2 बार ये कट किया इसको, तो उसकी खुशी में गर्ट्रूड उस प्याला को पी लेती है। क्लॉडियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो देर हो चुका था और वो अब पूरा पी ली है। कुछ शराब बचा हुआ है, प्याले में अभी भी है। मुकाबले के दौरान लर्टस अपनी जो जहर बुझी अपनी तलवार था, वो हैमलेट से घायल कर देता है, यानी ये भी हैमलेट को बॉडी में हिट किया, उसके कारण लग गया, जिसमें तलवार में जहर लगा हुआ था, और उसका जो फिर लड़ते-लड़ते दोनों में धक्का-मुक्की होता है और दोनों की तलवारें जो हैं गिर जाता है और आपस में बदल भी जाती है। जब हैमलेट को हाथों में जहरीली तलवार आ जाता है, तो वह भी उसी तलवार से लर्टस को बुरी तरह से घायल कर देता है, यानी ये जो जहर लगाया हुआ इसका जो तलवार था, अब ये तलवार इसके पास आ गया और ये भी इसको हिट करता है, यानी दोनों के शरीर में अब जहर दौड़ रहा है उस तलवार की वजह से। और ज़हर के असर से जो रानी गर्ट्रूड थी गिर पड़ती है, जो प्याला पी है उसके कारण, और मरने से पहले वो बोलती है गर्ट्रूड को शराब में ज़हर था, ऐसा बोलती है। अपनी मौत को करीब देखकर लर्टस को पछतावा होता है कि अब भी उसका भी ज़हर का असर हो गया है, तो वो हैमलेट को सारा अपनी मौत को करीब देखकर लर्टस को भी पछतावा होता है और हैमलेट को सारी सच्चाई बता देता है कि तलवार और शराब दोनों में ही ज़हर था। हैमलेट के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं है, दोनों के दोनों अब मरेंगे। इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था वो उसका चाचा क्लॉडियस था। ये बात लर्टस बता देता है कि कैसे उसने योजना बनाया था हम दोनों को मारने के लिए, तो इस मास्टरमाइंड का के बारे में बता देता है। सच्चाई जानकर जो हैमलेट है अब खूब गुस्सा इसके अंदर आ जाता है, गुस्सा फूट पड़ता है। उसी जहरीले तलवार से क्लॉडियस पर वार करता है और ज़बरदस्ती उसी बची हुई जो जहरीला शराब होता है, जो ये क्वीन गर्ट्रूड जो पी थी, उस प्याले को भी इसके मुँह में घुसेड़ के उड़ेल देता है, पिला देता है। फिर यहीं पे क्लॉडियस का भी तड़प-तड़प के मौत हो जाती है। लर्टस हैमलेट से अपनी और अपने पिता की मौत के लिए काफ़ी जो माफ़ी माँगता है और ये भी दम तोड़ देता है। हैमलेट के शरीर में भी अब ज़हर तेज़ी से फैल रहा है। उसका वफ़ादार होरेशियो इतना दुखी है कि वो भी बोलता है कि जो बचा हुआ ज़हरीला शराब है, वो भी आत्महत्या करना चाहता है उसको पी के, तो हैमलेट उसे मना करता है, रोकता है, कहता है कि होरेशियो, तुम ज़िंदा रहो ताकि दुनिया को हमारे बारे में असलियत की सच्चाई जो कहानी है वो सुना सको। ठीक जो मरने से पहले जो होता है, हैमलेट को पता लगता है कि नॉर्वे का राजकुमार जो फोर्टिनब्रास है वो आ चुका है, इसी रास्ते से रिटर्न आ रहा है युद्ध जीतकर। तो डेनमार्क का अगला राजा उसे ही घोषित कर देता है, फोर्टिनब्रास को, और यहीं पे वो लाइन बोलता है, आखिरी लाइन, हैमलेट का आखिरी लाइन, द रेस्ट इज़ साइलेंस, बाकी सब खामोशी है, और वहीं पे वो मर जाता है। अंत में फोर्टिनब्रास जो महल में प्रवेश करता है और पूरे शाही परिवार को मृत देखकर स्तब्ध हो जाता है, और होरेशियो उसे पूरी कहानी सुनाने का वादा करता है, और फोर्टिनब्रास आदेश देता है कि हैमलेट को एक सच्चे सैनिक के रूप में तोपों की सलामी दो और पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा इसको किया जाए। इसी के साथ ये महान नाटक खत्म होता है। दोस्तों, ये था हैमलेट, जिसको हमने माइंड मैप के थ्रू ईज़िली हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा। अगले वीडियो में हम जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इस ड्रामा से रिलेटेड, हम एमसीक्यू को, यानी 200-300 जितने भी एमसीक्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक माइन्यूट डिटेल्स को हम एमसीक्यू के थ्रू हम जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको
स्क्रीन में दिख रहे जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या बारकोड से भी आप स्कैन करके जॉइन हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।